नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अवैध मदरसों पर धामी सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर के 19 मदरसे सील कर दिए गए हैं। राज्य में अब तक 92 मदरसों पर ताले लगा दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से अवैध मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक राज्य भर में कई मदरसों को सील कर दिया गया है। हाल ही में गठित प्रशासनिक टीम ने उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में 5, गदरपुर में 3 और रुद्रपुर में 2 अवैध मदरसों को सील किया। ये मदरसे पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान में अवैध पाए गए थे। इससे पहले उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में भी 9 मदरसों को सील किया गया था। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से समाज में वैमनस्यता फैल सकती है और ये गरीब और मेहनतकश मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक साजिश हो सकती है। उनका ये भी कहना है कि मदरसों की व्यवस्था में सुधार के बजाय उन पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। वहीं मुफ्ती शमून कासमी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा, मुख्यमंत्री का ये कदम देवभूमि की मर्यादा के अनुरूप है और ये प्रक्रिया इसी तरह बिना किसी भेदभाव के जारी रहेगी। कासमी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ अवैध मदरसों को नियमित करना है ताकि सभी बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। हाँ, पर नोटिस तो देना चाहिए। देखिए, जब आप किसी चीज को कानून सम्मत नहीं मान रहे हैं तो उसके खिलाफ भी हमारा संविधान, हमारे देश का कानून ये कहता है कि आपको कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, वो राज्य सरकार को करना चाहिए। यदि केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और इस तरीके की कार्रवाई किसी एक वर्ग के खिलाफ करके आप कुछ राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे, तो मैं समझता हूँ ये किसी भी तरीके से सामाजिक सौहार्द के हित में नहीं। उत्तराखंड राज्य के अंदर संचालित मदरसों की जांच और उन पर कार्रवाई, मैं समझता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये वो कदम है कि उत्तराखंड देवभूमि एक आदर्श राज्य है और उसे आदर्श राज्य के जो मर्यादाएं हैं उनकी तरफ हमारा एक ये अहम कदम है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई है ये नियमित तौर से उन मदरसों को जो गैर मंजूर शुदा हैं या कहीं से एफिलेटेड नहीं हैं, ये उन्हें नियमित तौर से लाने के लिए और डिसिप्लिन में लाने के लिए है। कोई भी कार्रवाई सरकार की किसी वर्ग विशेष के या किसी अन्य कारणों के तहत नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कई बार ये बात कही गई है कि आप अपनी आय का भी स्रोत बताएं, अपने आप को आप नियमित भी करें और वो कोर्स जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से एनसीईआरटी लागू किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम में आए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। शायद देखिए, जिस तरह से अवैध मदरसे उत्तराखंड में संचालित हो रहे हैं, अब तक कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कुल 92 जो मदरसे हैं उनको सीज किया गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर इन इलाकों की बात करें, खटीमा की बात करें तो वहां पर जो मदरसे हैं उनको सीज किए गए हैं। देहरादून की बात करें तो देहरादून के आसपास भी लगातार जो प्रशासनिक जो टीम है वो लगातार उनको देख रही है और चाहे वो उधम सिंह नगर हो, जसपुर हो, गदरपुर हो, इन सभी जगहों पर जो प्रशासनिक जो टीम है जो यहाँ पर अलग अलग बनाई गई थी वो लगातार अभियान यहाँ पर कर रही है, सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ जहाँ प्रशासनिक तौर पर सत्यापन किया जा रहा है, जांच की जा रही है और मदरसों को सील किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज है उनमें भारी नाराजगी इस बात की है कि अभी तक जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ कहीं न कहीं सरकार खिलवाड़ कर रही है और ऐसे में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ कहीं न कहीं अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। ये उनका आरोप है, क्योंकि इस समय जो मदरसे जहाँ पर संचालित हो रहे हैं वहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं वो पठन पाठन का उनका भी जो है वो काम चल रहा है। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उनका सीधे तौर पर ये भी आरोप है कि कहीं न कहीं जो उन बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन से उनसे ये नाराजगी है
कि उनको विदाउट नोटिस, यानी कि अभी तक कोई नोटिस नहीं भेजा गया और ना ही उसकी उन लोगों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो सील करने की जो बात है वो जानकारी उनको दी गई है। तो जो आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं साहिल, लेकिन दूसरी तरफ लगातार हम उत्तराखंड के उन इलाकों की बात करें क्योंकि कई शिकायतें यहाँ पर इस तरह से मिल रही थी कि कई ऐसे मदरसे हैं जो उनकी जो फंडिंग है वो कहीं अतिरिक्त हो रही है, कहीं अन्य जगहों से हो रही है और इसी सब के आधार पर लगातार सत्यापन का काम किया जा रहा है। उनकी एक एक चीज यहाँ पर टटोली जा रही है। जितने भी मदरसे हैं जो संचालित किए जा रहे हैं प्रदेश में, उनको एक एक बारीकी से यहाँ पर देखी जा रही है चीजें और जिलाधिकारी की यहाँ पर टीम का गठन किया गया है और ये टीम सभी जगहों पर पहुंच करके जहाँ पर मदरसे जो संचालित हो रहे हैं वहां पर उनकी सत्यापन हो रहा है। अगर ये वैध तरीके से जो चल रहे हैं, जिनकी फंडिंग अतिरिक्त नहीं है या अन्य जगहों से नहीं हो रही है, तो उनको नहीं यहाँ पर सील किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं उनको यहाँ पर सील करने का काम किया जा रहा है। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हो रही है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है और डिटेल देना अनिवार्य होगा। तो 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे, 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। तो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। पंजीकरण करते समय आधार कार्ड की डिटेल देना जरूरी किया गया है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। जानकारी के अनुसार इस बार चारधाम की यात्रा के लिए 60% ही रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे, जबकि 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके मद्देनजर यात्रा के शुरुआती 15 दिन तक रजिस्ट्रेशन सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। इसके साथ ही विभाग की ओर से हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ यात्रा मार्गों पर भी रजिस्ट्रेशन सेंटर की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी इसी दिन खुल जाएंगे। इसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। इसी बीच सीएम धामी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 3 साल की अवधि में राज्य सरकार ने कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। नए काम भी शुरू हुए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर उत्तराखंड सरकार अव्वल है। 2020 में नीति आयोग की रैंकिंग में राज्य पहले स्थान पर आया है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड में पहुंचा है, तो रोजगार का सृजन हो रहा है। कई नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। इन 3 वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, फिर चाहे वो देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करना हो या फिर नकल विरोधी कानून को लागू करना हो। देखिए, 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन, अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। और इसके लागू होने के बाद 20,000 से भी ज़्यादा नियुक्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है। वहीं देहरादून में ऐतिहासिक झंडा जी मेले का आगाज हो गया है। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री गुरुराम राय दरबार में 90 फीट ऊंचे झंडा जी का आरोहण किया गया। इस दौरान जो बोले सोनिहाल के जयकारों से दरबार साहिब गूंज उठा। हर 3 साल में ध्वज दंड को बदलने की परंपरा है। इस साल ध्वज दंड को भी बदला गया है। इस मौके पर महाराज देवेंद्र दास जी ने बताया कि झंडे जी मेला महाराज
श्री गुरु रामराय जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। लाखों की तादाद में ये संगतें आती हैं। सभी की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। सभी संगतों के रुकने की व्यवस्था हमारी तरफ से की गई है। तो देहरादून में झंडा जी मेले का शुभारंभ हो गया है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। बताया जाता है कि इसकी अपनी अलग मान्यता है। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐतिहासिक झंडे मेले का आगाज़ यहाँ पर कर दिया गया है। लाखों संगतें यहाँ पर पहुँची हैं, जिनके रुकने की व्यवस्था भी दरबार साहिब की तरफ से की गई है। रामराय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ, आस्था के साथ, भक्ति भावना से मनाया गया और इस अवसर पर हमारी लाखों की संगतें जो है दरबार साहिब में इस समारोह की साक्षी बनी। और ऐसा हम सबका अटूट विश्वास है कि दरबार साहिब में, घंटा साहिब में जो भी भावना से, भक्ति भाव से मत्था टेकता है, उसकी गुरु महाराज हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो है संगतें यहाँ पे मत्था टेकने आई हैं, महाराज के दर्शन करने। सन 1676 में गुरु महाराज ने दून घाटी में यहाँ पे डेरा डाला था और उनके डेरा डालने से, यहाँ पे तपस्या करने से इस स्थान का नाम देहरादून पड़ा। श्री गुरु रामराय जी महाराज को देहरादून का संस्थापक भी कहा जाता है। तो चारधाम यात्रा शुरू होने में मात्र 1.5 महीने का समय बचा है और यात्रा से पहले जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार चारधाम यात्रा गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के पड़ाव पर सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। डामटा से बड़कोट यमुनोत्री सड़क मार्ग के लिए संयुक्त टीम जांच कर रही है। जिन जगहों पर लैंडस्लाइड या सकरा मार्ग होने से दिक्कत है, उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर राड़ी और ओरछा बैंड के अंधे मोड़ों पर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए संयुक्त टीम प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी से गंगोत्री तक 100 किलोमीटर सड़क का निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें गंगनानी और डबरानी सुखी टॉप के 7 बैंडों का धरातल पर निरीक्षण किया जा रहा है। अधिक दुर्घटना वाली जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। उधर हल्द्वानी में अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई, जिसमें धामी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर 23 मार्च को नैनीताल जिले में बहुउद्देशीय शिविर, स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे जिले के विभिन्न विधानसभाओं में स्वास्थ्य कैंप और बहुउद्देशीय शिविर सहित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाएगी। वहीं योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा किए जाने वाले आवेदन भी लिए जाएंगे। सरकार के 3 साल के उपलक्ष्य में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी सर्विस कार्य हुए हैं, उसको जनता के सामने ले जाना है। और जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, मुख्य रूप से इसका जो थीम दिया गया है वो जन सेवा थीम दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था आज वीसी में भी कि इसको हमें एक खुशी के रूप में तो मनाना ही है, खुशी के साथ साथ जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उस पर भी हमको काम करना है। चाहे वो किसी भी रूप में भी अपना काम लेकर के आए, उस दिन शिविर के माध्यम से उसको वो काम देना है। मुख्य रूप से उद्देश्य इसका ये है। और सरकार ने जो 3 साल के अंदर जो काम किए हैं उत्तराखंड में, उसको हमको जनता के सामने एक लिस्ट के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट करना है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार जनसेवा के कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, और इन 3 वर्षों में उत्तराखंड की प्रगति के लिए, विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं। उसी प्रकार 3 वर्ष पूरे होने पर भी 22 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक जन सेवा नाम जो थीम दिया गया है सरकार द्वारा, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर हों, चिकित्सा शिविर हों, तो इन सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम, और 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम अल्मोड़ा में, 23 तारीख को देहरादून में बड़ा कार्यक्रम, और 23 मार्च को प्रत्येक मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उधर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिले में चल रहे अवैध खनन को लेकर एक बार फिर प्रशासन पर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने दूसरे राज्यों के खनन माफियाओं को जिले के संसाधनों को सौंप दिया है। निजी कंपनियों ने यहां अपनी खनन चौकियां स्थापित कर ली हैं। वहीं अवैध खनन के वाहनों से अक्सर दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं।
उनका मानना है कि यहाँ की जल, जंगल और ज़मीन पर स्थानीय लोगों का हक है। बीजेपी सरकार के राज में यह हक उनसे छीना जा रहा है। अनुपमा रावत ने अवैध खनन न रोके जाने पर डीएम हरिद्वार ऑफिस पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी। आंखों से प्रत्यक्ष इस बात को देखा था, जिस तरीके का अवैध खनन चल रहा है। एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि पहले खनन नहीं होता था या ये इसी सरकार में, लेकिन इस तरीके का गलत कार्य नहीं होता था। एक बात बताएं, बाहर के राज्यों के लोग आ रहे हैं और मैंने खुद अपने आंखों से देखे कि हथियारबंद लोग थे, हथियारबंद लोग गाड़ियों में आ रहे, बाहर की HR UP नंबर की गाड़ियां। आपने देखा होगा भोगपुर में अभी कुछ समय पहले एक मास्टर और 2 छोटे बच्चे जो स्कूल को जा रहे थे, उनको मौत के घाट वो उतर गए, उनके ऊपर पूरा एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गिर गई, बाहर राज्य की थी। तो इस तरीके का सिस्टम जो चल रहा है वो बहुत गलत है। अवैध खनन बिल्कुल रुकना चाहिए और स्थानीय व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं, उसको तो घर बैठा दिया गया है। जगह जगह खनन चौकियां बना दी गई हैं जो एक लूटपाट का एक तरीके से अड्डा हो चुका। तो नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों ने गांव के लोगों के नाम नगर पालिका बड़कोट की वोटर लिस्ट में चढ़ाए, लेकिन अब लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव में लोगों को नाम काटने का भय दिखाकर 3 दिन में जवाब देने का नोटिस थमाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जब हमारे नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है तो हमारे नाम से नोटिस क्यों भेजा जा रहा है। इस संबंध में जब पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी बड़कोट से जानना चाहा तो उनका कहना है कि बहुत सारे नाम नगर पालिका में भी शामिल हैं और ग्राम सभा में भी शामिल हैं। इसकी जाँच करवा ली गई है और जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी को भेज दी गई है। लोगों का कहना है कि जब निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार हो रही थी तब BLO और स्थानीय प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, फिर भी आपत्ति के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। फिर बड़कोट का चुनाव इतना हाईटेक क्यों हुआ? थी और उसमें बहुत सारे नाम दिए गए थे कि इनके नाम नगर पालिका में भी शामिल हैं और अमुक ग्राम सभा में शामिल हैं। उसकी जांच कराई गई है और रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी गई है। तो सब लोग जानते हैं कि यह तानाशाह है और जबरदस्ती ही लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जब तो इनको वोट की जरूरत थी तो इन्हीं लोगों ने जबरदस्ती लोगों को यहाँ चढ़ाया। और सभी जनता, आम जनता जानती है कि जिनके नाम यहाँ नहीं थे वो पोलिंग बूथ के अंदर कैसे घुस गए। जो यहाँ का न वोटर था न सपोर्टर, वो वहाँ जाता जहाँ का वोटर था। और आज लोगों को जो है परेशान करने के लिए अपनी ही जनता को, अपने ही ग्राम सभा के लोगों को, कि कोई बूढ़े हैं कोई कुछ है, लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। लड़ाई लड़ो तो सुलटी लड़ो कि आजकल जो PM आवास भवन का है उसकी सही जानकारी दो, लोगों को, सारी जनता को परेशान मत करो। कितने दिन हो गए लोग लाइन पे लगे हुए हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा है। सब लोगों को तो मिलना भी नहीं है, सबको मिलना है। अगर तो वो नियमावली थी कि सभी का सर्वे करके सबको दे दो, फिर भी लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। कागज बना के लोग यहाँ से इतना खर्चा भी करेंगे, कितने दिन आ रहे हैं, फिर भी लोग अगर लास्ट में नहीं मिलेगा कुछ नहीं तो निराश होंगे। तो इसमें बिल्कुल जालसाजी लग रही है। नंबर 1 बात, एक गाँव चिपकाया गया, ये वार्ड नंबर 7 की मेरे हाथ में वोटर लिस्ट है, जबकि मेरा नाम कहीं भी अंकित नहीं किया गया। किस बेस पे मुझे नोटिस दिया गया, ये मैं सरकार से या शिकायतकर्ता से जानना चाहता हूँ। माननीय SDM जी इसमें संज्ञान ले और मुझे इसका, जिसने ये शिकायत की है वो मुझे जवाब दे। इसमें प्रकार की विकृत मानसिकता जिसको कहेंगे, उस प्रकार से ये यहाँ की जनता के साथ हो रहा है। लोगों को मात्र 3 दिन दिए हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन SDM साहब अंदर बीच में बिजी हैं। कल भी लोग आए थे, कल भी नहीं मिल पाए। आप देहरादून से लेकर, जो आदमी देहरादून भी वोट किया है, कोई लखनऊ, दिल्ली, सब जगह हमारे यहाँ के उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उनको हर जगह केवल बड़कोटी में ऐसा क्यों हो रहा है। देहरादून है, ऋषिकेश है, विकास नगर है, कोटद्वार है, सब जगह ये ऐसी कार्रवाई हो रही है क्या कि एक बड़कोट में एक आदमी के कहने से इस तरह से क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है। जनता अपने मताधिकार सकती क्या, कौन सा लोकतंत्र चल रहा है। उधर लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिखड़ीखाल ब्लॉक के चौकड़ी गांव से एक दुखद खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर कारगिल में पोस्ट ड्यूटी में तैनात 5वीं गढ़वाल राइफल्स के लांस नायक रॉबिन सिंह बिष्ट को ड्यूटी के दौरान ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनका बीते 14 दिनों से चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बीते मंगलवार उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।
रॉबिन सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर देर रात उनके पैतृक गांव पहुंचा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य शालिनी बलूनी ने बताया कि रॉबिन सिंह बिष्ट उनके साथ स्कूल के सहपाठी थे। बताया कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सैनिक के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सैनिक को सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पर अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान क्षेत्र के कई गांव से लोग सैनिक के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। धनासी तगड़ो, भारत माता की जय के नारे गूंजी। रोबिन की सगाई अगले महीने थी। वर्तमान में ये 5 गढ़वाल राइफल में थे और कारगिल में तैनात थे। कारगिल बॉर्डर पर इनको ब्रेन स्टॉर्म की बीमारी थी, जिसके कारण ये वेस्टर्न कमांड में गए। चंडीगढ़ में भर्ती हुए थे। 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और कल 9 बजे के करीबन इन्होंने अंतिम सांस कमांड हॉस्पिटल में ली और 1 बजे के करीबन इनका पार्थिव शरीर इनके गांव चौकड़ी पहुंचाया गया और गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से सैन्य दल के साथ इनका पार्थिव शरीर इनके निवास स्थान चौकड़ी पर ले जाया गया, जहां पर इनकी माताजी ने और बहनों ने, सभी गांव वालों ने इनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए। तत्पश्चात इनको अग्नि मुक्ति दी गई। तो खनन माफियाओं की दबंगई अब कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रही है। ताजा मामला BHEL क्षेत्र का है, जहां अवैध खनन रोकने की कोशिश कर रहे सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैक्टर ट्रॉली से बेरहमी से कुचल दिया गया। इस खौफनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि खनन माफिया किस कदर बेखौफ होकर तांडव मचा रहे हैं। घटना के बाद घायल सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि माफिया बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन सोता रहेगा और माफिया यूं ही बेखौफ अपना खेल खेलते रहेंगे? क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? उधर हरिद्वार के बोड़ाहेड़ी गांव में बिना लाइसेंस पेट्रोल डीजल बेचने के मामले में SDM की टीम ने छापेमारी कर दुकान सीज कर दी। कार्रवाई के दौरान मिलावटी ईंधन बेचने और घटतौली की भी पुष्टि हुई। मौके से 5 ड्रम पेट्रोल डीजल बरामद हुए, जबकि लाइसेंस धारक फरार मिला। खाद्य और पूर्ति विभाग की टीम को वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। अधिकारियों ने अग्रिम कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिससे बिना लाइसेंस तेल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।